आरोग्य। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा और आप सबका स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, वात पित्त कफ, इन्हें आयुर्वेद में 3 दोष कहा गया है। इनका आयुर्वेद में क्या महत्व है? इनका बैलेंस होना हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? अगर इनका बैलेंस बिगड़ जाए तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? इस सब पे जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर अविनाश शिंपी, जिन्होंने आयुर्वेद में एमडी किया हुआ है और कई सालों से प्रैक्टिस भी किए जा रहे हैं। आइए वात पित्त और कफ के बारे में उनसे और जानते हैं। डॉक्टर, वात पित्त और कफ का आयुर्वेद में क्या महत्व है? इसका अर्थ क्या है? जी, वात पित्त और कफ ये आयुर्वेद में बताए गए त्रिदोष है। आयुर्वेद की पूरी संरचना इन त्रिदोष के ऊपर ही की गई है, क्योंकि जो भी व्याधि या फिर जो भी वर्णन किया गया है द्रव्य गुण, मतलब जैसे कि औषधियों का या फिर रसकल्पों का, उसका इनसे डायरेक्ट संबंध है। तो ये त्रिदोषों के बगैर आयुर्वेद हो ही नहीं सकता। तो ये जो 3 दोष है, वात पित्त और कफ, ये हमारे शरीर में रहते हैं और इसके बारे में आयुर्वेद में बहुत जानकारी दी गई है। जी, कई बार हमारी समझ ऐसी होती है वात पित्त और कफ के बारे में। कफ मतलब जो खांसी होती है वो कफ, पित्त मतलब एसिडिटी, वात मतलब गैसेस। क्या यही इनका अर्थ है? नहीं, जनरली मतलब सामान्यतः ये टर्म लोग इस्तेमाल करते हैं कि वात यानी कि गैसेस, अपान वायु छूटना, या फिर कफ यानी कि जो बलगम आता है उसके बारे में लोग सोचते हैं कि ये कफ है, और जो एसिडिटी हो जाती है तो पित्त है। ऐसा इतना सिंपल यह नहीं है। ये जो त्रिदोष है इसका वर्णन आयुर्वेद में बहुत गहरी तरह से दिया गया है और इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। यह जो जनरली लोग बोलते हैं गैस या फिर कफ या फिर पित्त, ये मल स्वरूप है, मतलब ये दोष स्वरूप नहीं। आयुर्वेद में इनके बारे में भी उल्लेख है, यानी कि अपान वायु और ये जो कफ है और ये जो पित्त है, ये भी इसका एक प्रकार है, लेकिन ये मल स्वरूप है, मतलब जो दोष स्वरूप वात पित्त और कफ है वो अलग है। उसके बारे में आयुर्वेद एक जनरल टर्म के हिसाब से इस्तेमाल नहीं होता है। वो शरीर में व्याधियों में भी उसका दोष बताने के लिए वात पित्त कफ बताया जाता है, या फिर अलग अलग होने वाली बीमारियों के बारे में भी वात पित्त कफ का इस्तेमाल किया जाता है। वो सिर्फ इतना ही नहीं है, वो और भी गहरा है। जी, मल और दोष में क्या फर्क है? जैसे कि अभी आपने बताया, तो रस का एक जो मल स्वरूप निकलता है उसे कफ कहते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं आयुर्वेद में वर्णन की गई है। तो जो रस धातु है उसका मल जो निकलता है वो कफ है, यानी कि जो सर्दी से बलगम निकलता है उसे कहा गया है ये कफ। तो लोगों को लगता है कि यही कफ दोष है। नहीं, ये रस का मल है जिसको कफ कहते हैं। उसी प्रकार से पित्त जो है वो जो जनरली मतलब एसिड निकलता है, बाइल जो रहता है, उसको लोग कहते हैं कि ये पित्त है। तो वैसा नहीं है, तो ये अलग है। ऐसा उसके अलग अलग प्रकार है और दोषों के अलग अलग प्रकार है। दोष जो है वो मतलब जानकारी देने के लिए ये हाइपोथेटिकल टर्म है, यानी कि इसको ऐसे बताया गया है। कोई भी व्याधि वगैरह वर्णन करते वक्त ये टर्म्स का इस्तेमाल करके उसको बताते वक्त ये वात का है या ये पित्त का है या कफ का है, ऐसा उसको बताते वक्त उसको निर्देश किए गए हैं। ऐसा है। तो मल स्वरूप में और दोष में फर्क है। अभी आपने कहा वात, पित्त और कफ, क्या इन तीनों में भी उनके अलग अलग प्रकार है या इन तीनों को छोड़कर भी क्या आयुर्वेद में और कोई दोषों के प्रकार है? जी हाँ, बिल्कुल। वात के जैसे वात, पित्त और कफ, इन तीनों के 5 प्रकार बताए गए हैं। जैसे कि वात के प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, यह 5 प्रकार बताए गए हैं। अगर आप कोई पूजा करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे तो प्राण, व्यान, समान, उदान, अपान, इसका उल्लेख किया जाता है मंत्रों में। उसी तरह पित्त के 5 प्रकार हैं, जो कि आपके भ्राजक पित्त है, पाचक पित्त है, उसके बाद में आपके रंजक पित्त है, आलोचक पित्त है। ये सारे उसके पित्त के प्रकार है। उसी तरह कफ के भी 5 प्रकार है। अवलंबक कफ है, श्लेषक कफ है, उसके बाद में तर्पक कफ है। इसी तरह से उसके भी कफ के भी 5 प्रकार बताए गए। इन सब का अलग अलग व्याधियों में
व्याधि विनिश्चय करने के लिए बहुत अच्छी तरह से वैद्यों को फायदा होता है। तो यह प्रकार उसके लिए इम्पोर्टेंट है। रुग्णों के लिए या फिर सामान्य व्यक्तियों के लिए इतना उसके लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है उनको, लेकिन यह पता होना जरूरी है कि मल स्वरूप जो कफ और मल स्वरूप जो वात पित्त है उसको और जो दोष स्वरूप है उसमें कंफ्यूजन ना करे। इस तरीके से ये जो प्रकार है ये व्याधियों के विनिश्चय के लिए काम करते हैं। ऐसा हमने कई बार सुना है वात पित्त और कफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, और अगर इन तीनों में से किसी का भी बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि वात पित्त कफ ये जो 3 दोष है, मतलब ये दोष है शरीर के, ये एक आयुर्वेदिक उसकी टर्म है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसकी समस्थिति होना शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। मतलब कि ये अपने शरीर में तो होने ही चाहिए, लेकिन उसकी जो समस्थिति है मतलब इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। अगर ये बढ़ जाए या फिर कम भी हो जाए तो भी आपको तकलीफें होनी शुरू हो जाती है। मतलब इनके स्थान बताए गए हैं, वात पित्त कफ के जो स्थान बताए गए हैं उनमें से अगर ये बाहर निकल कर मतलब बढ़कर बाहर निकल जाए और दूसरे स्थान में चले जाए तो आपको व्याधियां निर्माण होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे कि वात का क्या स्थान है, वात जो है वो नाभि के नीचे पक्वाशय में उसका स्थान बताया गया है। नाभि के ऊपर हृदय तक पित्त का स्थान बताया गया है, और हृदय से ऊपर अपने उत्तमांग तक मतलब अपने सिर तक कफ का स्थान बताया गया है। यह है वात पित्त कफ का स्थान। इनमें जो ये 3 दोष प्रमुखता से रहते हैं, तो इनके बढ़ने या घटने से दोनों से बीमारियां होती है। तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि इसकी समस्थिति अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि वात पित्त कफ इनके निर्देश वय अनुसार भी है। मतलब कैसे, 0 से 16 उम्र तक कुमार वय बताया गया है, किशोर वय बताया गया है, यह कफ का काल है। 16 से लेकर 40 तक जो काल बताया गया है आयु का, वो पित्त का काल है। और उसके आगे 40 के आगे जो 70 तक 80 तक जब तक हम जीते, जो कि हमारे बुढ़ापे का काल है, उसमें वात दोष प्रबल रहता है। मतलब क्या है इन सब का, तो इन कालों में मतलब इन वयो मर्यादा में, इन आयु कालों में इन प्रकार की दोषों के प्रकार की व्याधियां निर्माण होती है। मतलब अगर आप देखेंगे तो बच्चों में कफ की बीमारियां ज्यादा करके होती है। आप सुनेंगे कि उनको सर्दी खांसी या फिर बुखार आना या फिर उनको बलगम निकलना, टॉन्सिल्स, एडेनॉइड्स वगैरह बीमारियां जो दिखती है वो आपको इन उम्र तक ही दिखेंगी। और आगे जाकर 18 के बाद में आप देखेंगे तो पित्त की बीमारियां दिखती है, जो कि काल है पित्त का। तो आप देखेंगे कि अम्ल पित्त, स्किन डिसीजेस, एक्ने, तारुण्य पिटिका, ये जो भी है ये आपको दिखेगा। ये आपको तभी दिखेगी 16 से लेकर प्यूबर्टी 16 से 40 की उम्र तक जो पित्त की बीमारियां है वो दिखनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार वात की बीमारियां जो है वो आपको 40 के बाद दिखनी शुरू हो जाती है। घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, संधि में दर्द है, गर्दन में दर्द है, कमर दर्द है। इसके अलावा आपको मतलब जो बुढ़ापे के है, जैसे कि आपके बाल पक जाना या फिर बाल झड़ जाना, ये भी आपको दिखेगा। ये भी वात और पित्त की तरह पित्त में दिखने वाली और वात में दिखने वाली बीमारियां हैं। और आपको आंखों का कमजोरी हो जाती है, या फिर आपका जो वीकनेस है मतलब जो बुढ़ापे में दिखने वाली बीमारियां हैं वो वात के काल में आपको दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार से इनका मतलब वात पित्त कफ का अगर आप बैलेंस रखेंगे आपके खाने पीने से, लाइफस्टाइल से, पंचकर्म में जो दी गई शोधन की है, बताई गई है, मतलब विरेचन, वमन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्य, इनका इस्तेमाल करके आप इन वात पित्त कफ को बैलेंस में रख सकते हैं। और अगर ये बिगड़ गए तो आप जानते ही है इतनी सारी बीमारियां आपको होने वाली है। अभी आपने बैलेंस में रखने की बात की, उस पे जरा गौर कीजिएगा। बैलेंस में कैसे रखा जाए और लाइफस्टाइल में क्या चेंज करें ताकि बैलेंस मेंटेन हो? जी बिल्कुल, वात पित्त कफ को हम हमारे दिनचर्या, ऋतुचर्या, इसका जो आयुर्वेद में वर्णन है मतलब आयुर्वेद के अनुसार जो बताया गया है उसका अगर हम पालन करेंगे तो जरूर हम वात पित्त कफ को एक बैलेंस में रख सकते हैं, उसको बढ़ने नहीं दे सकते। जैसे कि क्या, तो बचपन से ही मतलब बच्चा जन्म होते ही उनको कुछ हमारे 16 संस्कार है, तो उनका अगर पालन किया जाए तो कफ ये बहुत बैलेंस में रहता है। मतलब उसके अंदर सुवर्ण प्राशन संस्कार है, उसके बाद में जात कर्म संस्कार है, अन्न प्राशन संस्कार है। तो उसने वो सारे संस्कार जो आयुर्वेद में वर्णन है। अन्न प्राशन संस्कार के बारे में थोड़ा और बताइए प्लीज। अन्न प्राशन संस्कार ये जो होता है, बच्चे को जब दांत आने शुरू हो जाते हैं तो उसको
दांत आने से पहले आपको तो पता ही है माता के दूध के अलावा उसको कुछ भी देना नहीं होता। तो जब तक उसको दांत नहीं आते तब तक ये हम करते हैं, लेकिन एक बार दांत आने शुरू हो गए तो उसको हम पहली बार उसको भोजन देना शुरू करते हैं। तो जो पहली बार भोजन देते तो उसके लिए क्या देना चाहिए, चावल की कीमटी रहती है या फिर रवे की पेज रहती है, ऐसे जो तरल पदार्थ रहते हैं जो कीमट जैसे मतलब उसको सॉफ्ट चीजें रहती है वो दिया जाते हैं। और वो अन्नप्राशन के दिन पे या फिर अन्नप्राशन संस्कार करने के बाद उसको ये रोज खिलाना शुरू करते हैं। जनरली ये सब चीजें 6 से 8 महीने के टाइम पे की जाती है जब बालकों में दांत आना शुरू हो जाते हैं। और ये आप देखेंगे एक बार दांत आना शुरू हो गया तो माता ने उसको दूध देना बंद करना चालू करना चाहिए, जिसे कि वीनिंग कहते हैं। नहीं तो 1 साल के बाद बच्चा दूध नहीं छोड़ता और फिर वो अलग मतलब तकलीफ शुरू हो जाती है। इसलिए अन्नप्राशन संस्कार का महत्व आयुर्वेद में बताया गया है। आप बाकी लाइफस्टाइल चेंजेस या लाइफस्टाइल कैसी रखे बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो बता रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। लाइफस्टाइल चेंजेस में कैसा है कि पित्त के अभी जो मैंने बताया, कफ का पहले बताया कि मतलब ये 16 संस्कार है, जो 16 संस्कार है अगर वो हम करते हैं तो कफ कम होता है या फिर कफ बैलेंस में रहता है, जो बढ़ता नहीं है। कुछ कुछ लोग मतलब अभी बताया अन्नप्राशन में दूध फिर भी देते रहते हैं, मतलब माता जो है उसको दूध 1 साल के बाद भी देती रहती है, कभी कभी 3-3, 4-4 सालों तक दिखाई देता है। हमारे पास रुग्ण आते हैं और उनको बच्चों का दूध नहीं छूटता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि माता के जो खाने पीने का असर है वो बच्चे में दिखने लग जाता है और ज्यादा दिनों तक तो वो परहेज कर नहीं पाते। तो जो माता खाती है उसके कारण कफ बिगड़ने लग जाता है और दूध बिगड़ने लग जाता है और वो दूषित दूध की वजह से कफ बिगड़ने लग जाता है। तो माता का खाना पीना जो है वह सुधारना जरूरी है। तो ये एक हो गया कफ के काल में क्या क्या करना चाहिए। उसके बाद बच्चों को ज्यादा दिन तक दूध और फ्रूट्स मतलब खट्टी चीजें ऐसा सब ज्यादा नहीं देना चाहिए, उसके कारण कफ बिगड़ते रहता है। तो बच्चों के आहार में नियमित रूप से कफ ज्यादा ना हो ऐसी पदार्थ रखने चाहिए, जैसे कि एक बार वो उनके दांत पूरी तरह से आ जाए तो उनको पूरी तरह से आप गेहूं की चपाती, ज्वारी की, बाजरे की भाकरी, नाचनी की, रागी की रोटी, ये सब उनको खिलाना चाहिए। फल सब्जी वगैरह सब कुछ खिलाना चाहिए। जो मांसाहार वगैरह करते उन्होंने उनकी मांसाहार की जैसे कि मतलब वैसी चीजें भी उनको खिलानी चाहिए। और साथ ही साथ में आगे जाके उनको जब भी पित्त मतलब जो बड़े हो जाते हैं तो उनको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स इन सब की जरूरत रहती है, क्योंकि ऐसे उम्र में उनकी बढ़ती उम्र रहती है तो उनको सब खाने पीने में देना चाहिए, लेकिन वो अविरोधी ना हो, मतलब कि आयुर्वेद के विरोधी ना हो। ऐसी चीजें आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श से उनको डाइट बनाकर खिलानी चाहिए। ऐसा ही है। और जैसे बुढ़ापे में आप समझ लीजिए कि कठिन चीजें नहीं खानी चाहिए, बेसन की चीजें नहीं खानी चाहिए, जिसकी वजह से फिर वात ज्यादा बढ़ने लग जाता है। कड़धान्य जो रहता है, मटकी, वटाना, छोले, वाल, पावटा, ये सब जो चीजें है ये वात बढ़ाती है। तो ऐसे समय में वो वात बढ़ाने वाली चीजें थोड़ा कम खानी चाहिए या तो फिर खानी नहीं चाहिए। आधुनिक शास्त्र के अनुसार स्प्राउटेड चीजें खिलाते हैं लोग, लेकिन आयुर्वेद में स्प्राउटेड चीज खाने ये ग्राम्य आहार का लक्षण है। मतलब अगर ये चीजें अगर आप खाते हैं तो वात, पित्त, कफ तीनों का इम्बैलेंस होता है। ऐसी भी कुछ कुछ चीजें रहती है जो हमारे खाने पीने में है जो तीनों दोषों को बढ़ाती है, जिसे कि विरुद्ध आहार कहते हैं। यानी कि क्या, तो दूध और फल एक साथ खाना, मतलब आप फ्रूट सैलेड खाते हैं तो उसमें दूध रहता है, तो वो विरुद्ध आहार का एक उदाहरण है। उसके बाद में कुछ कुछ प्रांतों में आप देखेंगे तो मूंग दाल और उसके साथ में दूध, मूंग दाल की खिचड़ी और दूध, यह भी एक विरोधी चीज है। चाय के पहले पानी पीना या चाय के तुरंत बाद पानी पीना, यह भी बहुत से लोग करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो उष्ण और ठंड मतलब गर्म और ठंडा, ऐसे ये विरुद्ध आहार का एक लक्षण है। तो ये सब चीजें करने की वजह से वात, पित्त, कफ इम्बैलेंस हो जाता है। तो आप ये अगर अवॉइड करेंगे, ये सब चीजें अगर नहीं करेंगे तो आपका वात, पित्त, कफ नहीं बिगड़ेगा। इसके अलावा जो हमारे नैसर्गिक मतलब हमारे आजू बाजू में होने वाली जो चीजें जो हमारे आजू बाजू में उगती है, हमारे खेतों में आती है, उन सभी का प्रयोग करना चाहिए। सीजनल फ्रूट्स खाने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई भी सीजन में कोई भी फ्रूट जो आजकल मिल जाते हैं, आसानी से उपलब्ध है, तो उसके खाने की वजह से हमको वात, पित्त की, कफ की इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। जी जी, वात, पित्त, कफ का इम्बैलेंस हो गया है, इसके लक्षण क्या है? ये पता कैसे चलेगा किसी को कि मेरे में इम्बैलेंस है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, वात, पित्त, कफ के इम्बैलेंस अगर हो गया है तो जैसे कि लक्षण क्या दिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वात अगर आपका बढ़ गया है
तो आपको सांधियों में या हड्डियों में सुई चुभोने जैसा दर्द होता है। अच्छा। या फिर आपको चलते वक्त घुटनों में दर्द महसूस होता है। कभी कभार आपको कमर में दर्द दिखेगा। कोई भी दर्द रहेगा, ना ही वाताद विना शूलम, मतलब क्या, वात के बगैर कोई शूल, मतलब कोई दर्द ही नहीं है शरीर में। तो ये आपको दिखेगा, जहां जहां दर्द है वहां वहां वात आपका बढ़ गया है, ये आपको जरूर दिखेगा। जनरली ये यंग एज में नहीं दिखाई देता। जब आप नौजवान रहते हैं तो आप सब कुछ भागदौड़ कर लेते, लेकिन जो आप जैसे थोड़ा सा आजकल तो क्या 30+ में भी दिखने लग गया है, लेकिन ऐसा मतलब जो भी दर्द होना शुरू हो गया तो वहां पे वात बढ़ गया है, ये उसका लक्षण है। तो उसके अलग अलग है, और सुई चुभोने जैसा दर्द, या फिर शंख घुसा दिया है पेट में तो कैसा दर्द होगा, तो उसे शूल कहते हैं। ये वात के एक वात बढ़ने के लक्षण है। इसके साथ साथ में पित्त के क्या लक्षण होते हैं, तो आपको जनरली एसिडिटी जैसा शुरू हो जाता है, बीच बीच में छाती में जलन होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा जनरल क्या दिखेंगे, तो आपके बाल झड़ रहे होंगे, आपके बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, ये पित्त बढ़ने का एक लक्षण है। आपकी अगर ज्यादा मतलब गुस्सा आता है आपको, तो आपको पित्त बढ़ गया है, ये आपको ध्यान में आएगा। हाइपरटेंशन भी एक पित्त से रिलेट करते हैं आयुर्वेद में। तो अगर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ गया तो आपको बीपी यानी कि हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाती है। क्या एंजाइटी, स्ट्रेस भी इन तीनों के इम्बैलेंस की वजह से हो जी सकता जी है? बिल्कुल। मतलब अगर वात क्षीण हो गया है, हम अब तक बोल रहे हैं कि वात बढ़ गया तो क्या होता है, हाँ। पित्त बढ़ गया तो क्या होता है। हाँ। अगर आप देखेंगे पित्त बढ़ गया तो आदमी अगर गुस्सा कर रहा है तो वात कम हो गया तो वो थोड़ा शांत होना लग जाता है। अच्छा। वात यह है कि ये विषमता का लक्षण है। मतलब क्या, कभी ज्यादा एकदम तेजी से काम करेगा, या तो कभी एकदम सुस्त बैठ जाएगा, ऐसा उसका है। तो जिन जिन लोगों को मानसिक इसमें कोई एकदम शांत बैठे हुए दिखते हैं आपको, या तो फिर कोई बहुत ज्यादा उत्तेजित रहते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो आप देखेंगे तो ये जो है ये वात के लक्षण है। और पित्त वाले जो पित्त बढ़ने के जो लक्षण है, जिसमें मैंने आपको बताया बहुत गुस्सा करना, या तो फिर स्पॉन्टेनियस रहते, बहुत ज्यादा शूरवीरता दिखाना, मतलब पहाड़ है तो चढ़ाई करना, ये सब पित्त के लक्षण है। तो आप देखेंगे नौजवानों में ये सब ज्यादा दिखता है। कफ का क्या है, इसी प्रकार कफ अगर बढ़ गया है तो आपको दिखेगा कि सर्दी खांसी वाली बीमारियां बार बार हो रही है। आपके जो वजन है वो बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ने लग जाता है, सुस्ती आ जाती है। मतलब क्या, तो काम करने की इच्छा नहीं रहती, आपको एक फटीग लगने लग जाता है कि भाई ऐसे लगता है कि आप कुछ काम ना करे, बैठे रहे, कुछ सोचता नहीं है। तो इस प्रकार से कफ बढ़ने के भी ये लक्षण है। और भी मतलब बीमारियों में अगर आप देखेंगे तो आंखों में से स्त्राव आना, नाक में से स्त्राव आना, मुंह में एक चिपचिपापन लगना, ये भी कफ बढ़ने के लक्षण है। ऐसा बहुत कुछ आयुर्वेद में बताया गया है, मैं आपको बहुत थोड़ा आपको उसमें से बता रहा हूँ। क्या वात, पित्त और कफ के इम्बैलेंस की वजह से मानसिक रोग, मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं? जी जी, हमने अभी आपको जैसे समझाया कि ये जो दोष है इसकी वजह से, ये बढ़ने के कारण या ये क्षीण होने के कारण यानी कि कम होने के कारण आपको मानस हेतुओं में भी बदल दिखते हैं। जैसे कि जो आजकल के आप देखेंगे यंग क्राउड, तरुण जो नौजवान लोग हैं, आप देखेंगे कि ये रास्ते में चलते चलते झगड़ा कर लेते हैं। तो ये जो एग्रेशन है ये पित्त के बढ़ने की वजह से होता है। क्लिनिकल डिप्रेशन जो नाम की बीमारी है, अगर आप देखेंगे तो उसमें वात का क्षीण हो जाना, यह एक प्रमुख, वात दोष का क्षीण होना यह प्रमुख है। और कफ भी बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। ऐसा डायरेक्ट संबंध लगाना उसमें मतलब वो एक चिकित्सक का काम है, लेकिन दोषों की स्थिति के अनुसार ये चीजें मानस विकारों में, मानस रोगों में भी देखी जाती है। छोटे बच्चों में भी अगर आप देखेंगे ADHD, ऑटिज्म, यानी कि वो बहुत चंचल होते हैं, तो आप देखेंगे उसमें वात बढ़ा हुआ रहता है। वात एक विषमता रखने वाला दोष है। तो आप देखेंगे तो छोटे बच्चों में जो कि बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, कभी ये चीज उठा लेना, कभी वो उठा लेना, ये चीज उनके हाथ से ले ली तो वो दूसरी चीज उठा लेते, वो भी रख दी तो तीसरा कुछ कर लेते। आप देखेंगे तो ये हाइपर एक्टिव जो चाइल्ड होते हैं उनमें वात दोष बढ़ा हुआ रहता है। फिर इसमें भी अगर आप देखेंगे, अगर एग्रेसिव कोई चाइल्ड है, मतलब वो एक हाइपर एक्टिव चाइल्ड रहता है, एक एग्रेसिव रहता है, जो छोटे बच्चों को स्कूल में उनकी कंप्लेंट्स रहती है कि ये छोटे बच्चों को दूसरों को मारता है वगैरह, तो आप देखेंगे उसमें पित्त बढ़ा हुआ रहता है। तो ये जो दोष है ये मानस व्याधियों में भी उसका उपयोग हम लाते हैं और उस तरीके से चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद चिकित्सक का यह काम है कि कौन से दोष बढ़े हुए हैं और वो उन लक्षणों से देखता है
तो मानस हेतु में, वानस व्याधियों में भी ये देखा जाता है कि कफ बढ़ गया है क्या, पित्त बढ़ गया है क्या, वात बढ़ गया है क्या। और कफ पित्त वात ये बढ़ने के वजह से भी उन लक्षणों में वृद्धि देखी जाती है। तो मानस हेतुओं में वात पित्त कफ ये जरूर बढ़े हुए रहते हैं या कम हुए रहते हैं। जी जी। अगर किसी में इन तीनों में से किसी भी दोष का इम्बैलेंस है तो उसका उपाय क्या है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। शारीरिक व्याधियों में वात पित्त कफ बढ़ने के बाद या फिर कम होने के बाद, मतलब इम्बैलेंस होने की वजह से जो भी बीमारियां होती है वो आप आजकल देखते ही है। मतलब उसको कैटेगराइजेशन करना, यानी कि उसको अलग अलग कैटेगरी में डालना के लिए ये वात पित्त कफ है। तो आप समझिए कि इसके ऊपर वात की जो बीमारियां है तो उसमें कौन सी दवाइयां है, जैसे कि दशमूल है, बला है, अश्वगंधा है, ये जो दवाइयां है ये इसके इस्तेमाल में प्रामुख्यता लाई जाती है। रासना है, ये भी एक जो अच्छी दवाई है वात के लिए। वैसे ही पित्त के लिए कौन सी दवाइयां है, ऐसा कोई कैटेगराइजेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। पित्त के अलग अलग व्याधियों में शतावरी, अनंता या फिर वासा या फिर आप देखेंगे तो गुड़ची, इनका बहुत बढ़िया इस्तेमाल आयुर्वेद में बताया गया है। वैसे ही कफ की व्याधियों में रिंगणी, उसके बाद में यष्टि मतलब जो मुलेठी है वह, उसके बाद में अनंता है, या फिर आप देखेंगे त्रिकटु मतलब जो खाने पीने वाली जो चीजें है, जैसे कि काली मिर्च, पिपरी और सौंठ, ये इसको त्रिकटु कहते हैं एक साथ। तो ये कफ में बहुत कारगर रहती है। त्रिफला नाम की एक आपने दवाई सुनी रहेगी। त्रिफला यानी कि क्या, 3 फलों से निर्माण होने वाली आंवला, हिरडा, बेहड़ा, इनसे एक साथ बनाई गई जो दवाई रहती है, जो योग बनता है, उसे त्रिफला कहते हैं। यह बाहर से लगाने के लिए भी कारगर है और अंदर पेट में लेने के लिए भी कारगर है। तो यह कफ को भी कम करता है और ये कफ मतलब जो चिपचिपा एक कफ रहता है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी औषधि वात पित्त कफ के बिगड़ने पर, इम्बैलेंस होने पर हमारे आयुर्वेद में बताई गई है। इसके अलावा जो डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्म के बारे में हमने आपको पिछले एपिसोड में समझाया था, उसका भी उपयोग में आप ला सकते हैं। वात बढ़ने पर जनरली बस्ती या पंचकर्म किया जाता है और पित्त बढ़ने पर आप देखेंगे तो रक्त मोक्षण और विरेचन, यह प्रमुख पंचकर्म बताया गया है। उसी प्रकार आप देखेंगे तो कफ बढ़ने पर नस्य और वमन, यह पंचकर्म किया जाता है। इस तरीके से वात पित्त कफ अगर इम्बैलेंस हो भी गया है तो एक आयुर्वेद चिकित्सक के परामर्श से वहां पे पंचकर्म करके दवाइयां लेकर आप सभी वात पित्त कफ के इम्बैलेंस होने वाले रोगों से पार पड़ सकते हैं, आप मुक्ति पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये सब तो उपाय है ही, पर क्या कोई ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस है या कोई घरेलू उपाय है जो हम घर में कर सकते हैं हमारी इम्बैलेंस को सुधारने के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं ऐसे 3 उपचार आपको अभी बताऊंगा जिसके कारण वात पित्त और कफ ये जो बढ़ते हैं अपने लाइफस्टाइल यानी कि दिनचर्या में अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो बढ़ेंगे नहीं। जैसे कि क्या, वात बढ़ने का मतलब यानी कि वात जो बढ़ता है वो एक जरा से यानी कि वार्धक्य से संबंधित है। तो ऐसे समय में आप रोज तिल का तेल अगर बदन पे लगाएंगे और फिर पूरे बदन पे लगाएंगे और उसके बाद में नहाएंगे गर्म पानी से, तो आपका वात जो है वो बैलेंस में रहता है। उसी तरह अगर कफ आपका बढ़ता है या घटता है तो उसको बैलेंस में रखने के लिए क्या दवाई है, तो नाक में नस्य करने से अनुतेल नाम की एक दवाई बाजार में मिलती है, वो आयुर्वेद में वर्णित है। उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं नाक में डालने के लिए तो उससे कफ भी है ये आपका बैलेंस में रहता है। और पित्त के लिए भी वैसे ही, अगर रोज रात को आप 20 से 25 काले मुनक्का भिगो कर रखेंगे और सुबह आप उसको खाएंगे तो आपके शरीर में पित्त बढ़ता नहीं है और वो बैलेंस में रहता है। तो इन तीनों चीजों का इस्तेमाल आप कीजिए और वात पित्त कफ को घर में ही बैलेंस रखने के लिए फायदा आपको होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच हमारे इतने सारे सवालों का इतनी डिटेल में जवाब देने के लिए और अपना कीमती समय हमारे साथ बांटने के लिए। थैंक्स अ लॉट। जी, अब अपनी होस्ट और दोस्त को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात जरूर होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। नमस्ते।